अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है शेख मुजम्मिल ने अमृतसर, इंडिया से। उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। कहानी सुनाने का अंदाज़ मदर साहब ऐसा है, यकीन मानिए जब आप कहानी सुना रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने वो सारे मंजर इस अंदाज़ में घूमना शुरू हो जाते हैं जैसे उस फिल्म का मैं भी हिस्सा हूँ और वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। मैंने और भी यूट्यूब पे काफ़ी स्टोरियाँ सुनी हैं, लेकिन जो आपका अंदाज़े बयां है, जिस अंदाज में आप इंसान को उसी जगह पहुंचा देते हैं जहां के लफ्ज़ आपकी मदद कर रहे होते हैं उस मंजर कशी के लिए। उम्मीद है मेरी इस कहानी को भी कोई शायद पसंद ना करता, लेकिन आप जब इसको सुनाएंगे तो एक दफ़ा उनके जिस्म के ऊपर कपकपी तारी हो जाएगी। खौफ से ये कहानी को पसंद करने पे मजबूर हो जाएंगे। जिन भूत चुड़ैल आत्माएं बदरूहें, आज इस जदीद दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में, स्पेशली साइंस के दौर में, जहां हर इंसान के हाथ में एक कैमरे वाला मोबाइल है जो हर वक्त जुस्तजू में है किसी भी लम्हे किसी भी जगह पे उस छुपी हुई मखलूक को वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। जहां पहले गांव देहात, यहां तक के शहर भी सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, आबादियां बहुत कम थीं, तो जैसे ही शाम के साए ढलने लगते थे, अंधेरा फैलने लगता था, तो बुजुर्ग कहते थे बेटा रात को बाहर निकलना ठीक नहीं है, क्योंकि खौफ होता था उसी मखलूक का। लेकिन अब तो इंसान रातों को भी जागता है, शहरों में तो दिन को भी जागता है। इंडिया के कई शहर, पाकिस्तान के कई शहर, आप दिन को जाएं या रात को जाएं, 2 बजे भी रात को आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दिन का टाइम है। हलचल, लोग, शॉप्स इस अंदाज में खुली होंगी, लोग बैठे खाने खा रहे होंगे। वहीं वो मखलूक क्या गायब हो गई है? वहां वो मखलूक कहां चली गई है? वो लोग, वो मखलूक भी साइंस की तरक्की के साथ साथ इस इल्म से वाकिफ हो गई है कि ये जो इंसान के हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल है, ये हमें रिकॉर्ड कर सकता है, तो हम इस पर्दे को तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन शायद हम उनको देख नहीं सकते। जो वाकयात, जो स्टोरीज, हॉरर कहानी आप सुनते हैं, वो उन्हीं का हिस्सा है कि जब किसी के साथ कोई ऐसा भयानक वाकया पेश आता है तब उसको यकीन आता है, वरना इंसान कहता है ओ भाई आज के दौर में जिन भूत कहां। तो ये आज की कहानी का मौजू भी वही डॉक्टर मुबीन और उनकी बीवी डॉक्टर जीनत हैं, जो बेइंतहा पढ़े लिखे होने के साथ साथ शक्ल और सूरत के भी माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत थे। मेडिकल की तालीम के दौरान ही दोनों की आपस में इस अंदाज में दोस्ती हुई कि वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। खुदा ने डॉक्टर मुबीन को भी एक खूबसूरत नौजवान बनाया था और जीनत भी खूबसूरती में कम नहीं थी। दोनों के मिजाज इस अंदाज में कॉलेज लाइफ से ही मिलना शुरू हो गए कि वो पढ़ाई के दौरान ही फैसला कर चुके कि डॉक्टर बनने से पहले पहले ही हम शादी कर लेंगे। तालीम मुकम्मल हो गई और प्रैक्टिस का दौर शुरू हुआ। यूं बात दोनों के वालिदैन तक पहुंची। डॉक्टर मुबीन के वालिदैन एक छोटे से शहर में रहते थे, लेकिन तालीम के लिए डॉक्टर मुबीन एक बड़े शहर में आ गए थे। दोनों की ना सिर्फ शादी हो गई, बल्कि उन दोनों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। डॉक्टर मुबीन के हाथ में अल्लाह ताला ने ऐसी शफा रखी थी कि वो जिसका भी इलाज करते लाजमी उसे शफा मिल जाती। वालिदैन की ख्वाहिश पे ही डॉक्टर मुबीन डॉक्टर बने थे। पीछे ज़मीनें इस हद तक ज़्यादा थीं कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन अब वालिदैन चाहते थे कि डॉक्टर बनने के बाद वो अपने उसी
छोटे से गांव या शहर कह लीजिए, वहां पे आके एक बड़ा सा अस्पताल बनाए और वहीं पे लोगों की मदद करे। और डॉक्टर मुबीन की भी यही ख्वाहिश थी, डॉक्टर जीनत की भी, कि कुछ अर्सा प्रैक्टिस करने के बाद हम अपने ही शहर लौट जाएंगे और वहीं पे लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि उनका मकसद पैसा कमाना नहीं था। डॉक्टर मुबीन ने यह तालीम हासिल ही वालिदैन की ख्वाहिश पे इसलिए की थी कि वो डॉक्टर बन के लोगों की मदद करेगा, फर्ज शनास डॉक्टर बनेगा जो दिन रात लोगों के लिए हर इमरजेंसी की सूरत में अवेलेबल होगा। अब शहर में भी एक बड़ा सा वो अपना घर बना चुके थे और गांव में उन्होंने एक छोटे से अस्पताल की इब्तिदा कर दी थी। डॉक्टर मुबीन हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गांव भी चक्कर लगाते और शहर में भी वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे। हंसती बसती जिंदगी के अंदर जहां पे दोनों ही डॉक्टर थे, वहां पे घर के काम काज के लिए उन्होंने एक आया को रखा हुआ था जो अपने शौहर के साथ उस बड़े से घर के पीछे वाले क्वार्टर में रहती थी। एक बंगला था, बहुत बड़ा बंगला, जिसके गेट से दाखिल होते तो तकरीबन बैक वक्त 4 से 5 गाड़ियां गैराज में खड़ी हो सकती, इतना बड़ा गैराज था। गैराज के राइट साइड पे बहुत बड़ा लॉन था जिसपे ग्रीनरी, सब्जा उगा हुआ था। घर की बिल्डिंग के अंदर आप दाखिल होते तो बड़ा सा एक ड्राइंग रूम सा आ जाता, अटैच बाथ उसके साथ था, उसके साथ किचन, बेडरूम बने हुए थे। सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जाते तो ऊपर भी 5 बेडरूम बने हुए थे। ये बहुत बड़ी एक कोठी थी, बंगलो था। वहीं पे उनको खुदा ने पहला बेटा अता किया। बेटे का नाम उन्होंने अरसलान रखा। वो अपने बेटे अरसलान से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन वक्त की कमी, वालिद एक तो बेइंतहा मसरूफ, गांव भी जाना, शहर में भी, वालिदा भी एक डॉक्टर, वो भी फर्ज शनास शौहर की तरह। इसके बावजूद कि दोनों की शदीद ख्वाहिश थी वो अपने बेटे अरसलान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, लेकिन टाइम ना होने की वजह से ज़्यादातर बच्चे आपा के ही पास रहते। और फिर उनके यहाँ फरहान की पैदाइश हुई। 2 बेटे होने पे उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि बस अब काफ़ी है और हमें बच्चे नहीं चाहिए। देखते ही देखते टाइम का पता ना चला, फरहान 3.5 साल का और अरसलान बड़े वाला 3.5 साल का और फरहान 2 साल का हो चुका था कि उनके घर में काम करने वाली आया, जो अपने शौहर के साथ वहीं पे रहती थी, एकदम से बीमार पड़ गई। वो उनकी एक किस्म की फैमिली का हिस्सा थी। मुलाजिम तो और भी थे, गेट पे चौकीदार भी मौजूद होता, माली भी आगे काम करता, लेकिन वो मुलाजमा एक घर का हिस्सा बन गई थी। उसकी वफात से दोनों मियाँ बीवी न सिर्फ वो परेशान हुए बल्कि उनके दोनों बेटे भी डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि अपना ज़्यादातर वक्त वो उसी आया के साथ गुजारते थे। फौरी तौर पे उन्हें एक और आया का बंदोबस्त करना था जो बच्चों को संभाल सके। यूं ढूंढने पे गांव से ही किसी ने कहा, जो उनके जानने वाले थे, कि शहर में एक मेरी फैमिली जानने वाली है। उन्होंने मेरे जिम्मे लगाया था अगर आप उनकी बच्ची को अपने घर मुस्तकिल रख लें तो आप देख लीजिए। उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू किए, लेकिन उनकी नज़रों में जिस औरत का इंतखाब हुआ, क्योंकि वो एक लड़की को नहीं रखना चाहते थे, वो एक ऐसी औरत को घर में आया रखना चाहते थे जो समझदार हो। और फिर यूं इंतखाब हुआ फातिमा का। फातिमा एक 45 साल की औरत थी। उसके अपने बच्चे नहीं थे, शौहर की वफात हो चुकी थी। एक नमाजी परहेजी औरत थी। उसे दोनों मियाँ बीवी ने मुंतखब कर दिया। कुछ अरसे तक डॉक्टर जीनत बाकायदा देखती रही कि फातिमा का रवैया बच्चों के साथ क्या है, क्या वो एक अच्छी बेहतरीन आया साबित हो सकती है। इसलिए उसने कुछ अर्सा काम से भी छुट्टी की और मुस्तकिल उसको बताए बगैर उस पर निगाहें रख के बैठी रही। तो उसने देखा बहुत जल्दी बच्चे, डॉक्टर जीनत ने देखा
फातिमा से मानूस हो गए। वो पुरानी आया जो इस दुनिया से चली गई थी, जिसकी कमी को वो महसूस करते हुए बहुत ज्यादा उदास हो गए थे, क्योंकि उन्होंने घर में एक बिल्ला पाला हुआ था जिससे शौक से वो खेलते थे। अब वो उस बिल्ले के पास भी नहीं जाते थे, इतने उदास हो गए थे। लेकिन फातिमा के आने के बाद फिर से उनके अंदर जिंदगी की लहर दौड़ गई थी। फिर से वो शरारतें करते, भागते कूदते और अपनी आया के साथ लिपट जाते। फातिमा भी क्योंकि नमाज कुरान की पाबंद थी, एक इंतहाई नेक औरत थी, उसने बच्चों को इतना भरपूर प्यार दिया, शायद उसके अपने बच्चे नहीं हो सके थे। शौहर की वफात के बाद कई लोगों ने मशवरा दिया कि आप शादी कर लो, लेकिन उसने कहा नहीं, रब को अगर यही मंजूर था तो मुझे शादी नहीं करनी। उन्होंने शादी नहीं की। अब डॉक्टर जीनत मुतमईन हो गई। शौहर ने रिपोर्ट मांगी, हाँ कैसी है फातिमा? हमारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। फातिमा एक बेहतरीन आया है, बच्चों से इस अंदाज में प्यार करती है जैसे कोई माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। बच्चे बिल्कुल फातिमा के सुपुर्द हो गए। माँ बाप दोनों डॉक्टर मुतमईन हो गए कि जिंदगी बिल्कुल फिर से पुरसकून हो गई थी। वो जो पहली वाली आया मरी थी, उसकी जो कमी थी उसको फातिमा ने भरपूर अंदाज में पूरा कर दिया था। डॉक्टर मुबीन बेगम से कह के कि मैं कल सुबह होते ही ड्राइवर के साथ गांव चला जाऊंगा, कल सारा दिन मैं वहीं अस्पताल में गुजारूंगा। स्टाफ रख लिया गया था, सारा कुछ वहां पे था। डॉक्टर मुबीन सुबह से लेके शाम तक मरीजों को देखते रहे, यहां तक कि सब मरीज खत्म हो गए। वो अपना बैग बनाने लगे, जो एक डॉक्टर का बैग होता है, कि बस अब मैं चलता हूं। उसी वक्त बाहर के मुलाजिम ने आके कहा, डॉक्टर साहब एक खातून आपसे मिलना चाह रही हैं, वो शायद इलाज के लिए आई हैं। वो एकदम सामान पैक करते करते रुक गए और बोले, हाँ हाँ उसे अंदर भेज दो। क्योंकि डॉक्टर मुबीन तो उन डॉक्टरों में से थे जो रात के 11 बजे भी कोई आ जाए तो वो बैठे रहते थे, जब तक वो तमाम मरीजों को ना देख लेते वो कहां जाने वाले थे। औरत जब अंदर आ गई, उसने आके डॉक्टर साहब को देखते ही कहा, क्या डॉक्टर साहब मैं बैठ जाऊं? जी जी बैठ जाइए। उन्होंने अपने डॉक्टर के पास जो औजार होते हैं चेक करने के लिए, वो सारी चीजें निकालनी शुरू कर दी। उस खातून ने अपना चेहरा छुपा रखा था, इस अंदाज में जैसे एक हाथ चादर को मुंह के आगे करके आगे हाथ रखा होता है। डॉक्टर साहब ने कहा, जी बताइए क्या बीमारी है आपको, क्या मसला है? तो वो एकदम से बोली, डॉक्टर साहब क्या आप अपने मरीज की बात तफसील से सुनते हैं या बस आप जल्दी जल्दी सुन के कहते हैं कि बस बताओ और मैं दवाई लिख दूं? डॉक्टर मुबीन बोले, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तफसील से सुनता हूं। और वैसे भी वो जान चुके थे डॉक्टर मुबीन कि गांव के लोग वहम का शिकार होते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि अगर डॉक्टर पूरी बात तफसील से उनकी ना सुने तो उसको हमारी बीमारी ही समझ नहीं आएगी। वो उसी को अच्छा डॉक्टर मानते थे जो जितनी देर मरीज बोलता रहे, मुझे ये है ये है ये है ये है, डॉक्टर सुनता रहे। जब मरीज बता चुके तब डॉक्टर को वो मौका देता है, जी अब बताओ क्या हल करना है। शहर में ऐसा कम होता था। डॉक्टर मुबीन आदी हो चुके थे, बोले नहीं मैं अपने मरीज की मुकम्मल बात सुनता हूं, आप बताइए। उसने कहा, मेरा नाम कोमल है। और उसने अपने चेहरे से पल्लू को नीचे गिरा दिया। अभी तक डॉक्टर मुबीन ने उसके चेहरे की तरफ उस गौर से नहीं देखा था, वो तो सिर्फ सुनना चाह रहे थे कि मरीज दवाई के लिए आया है, वो अपने मर्ज का बताए ताकि मैं इलाज कर सकूं। लेकिन जब उसने चेहरे को हटा दिया तो ना चाहते हुए डॉक्टर मुबीन की आंखें उसके चेहरे पे गईं, जहां चेहरे की खूबसूरती बेपनाह थी, वहीं पे उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी, उसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक थी कि डॉक्टर मुबीन को लगा कि ये चेहरा एक मामूली चेहरा नहीं है, इस चेहरे में एक्स्ट्रा कशिश है।
बेइंतहा खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई अट्रैक्टिव। जब से डॉक्टर जीनत से उनको मोहब्बत हुई थी और उनके बाद उनकी शादी हुई थी, डॉक्टर मुबीन ने आज तक किसी को इस तरह गौर से नहीं देखा था। कोई औरत उनको अच्छी लगी ही नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे में बला की कशिश थी। कुछ तो ऐसा था कि एक दफ़ा देखने के बाद डॉक्टर जो मरीज़ की बीमारी की तरफ मुतवज्जो हो जाता है, फिर से डॉक्टर मुबीन ने उसके चेहरे की तरफ देखा और वो मुस्कुराई। शायद समझ गई थी कि मेरे चेहरे की खूबसूरती को देखते डॉक्टर मुबीन को मजबूरन दोबारा मुझे देखना पड़ा है। तो बोली, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी बीमारी सुनने के लिए टाइम निकाला। मैं अपने मां बाप की अकलौती औलाद थी। मेरे वालिद एक दुकान चलाते थे। वालिदा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। यूं मैंने भी कोई खास तालीम हासिल नहीं की। घर के अंदर सब कुछ मौजूद था, किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था कि एक दिन वालिद साहब दुकान से दिन के टाइम खाना खाने के लिए, वो दिन को खाना खाने के लिए दुकान बंद करके आते और फिर वापस चले जाते और शाम तक बैठे रहते। दिन को वापस आ रहे थे, वो कहते हैं मुझे महसूस हुआ मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी है। बहुत ज्यादा ना गर्मी थी ना सर्दी थी, ठंडा मीठा मौसम था। मुड़े, पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था जिसने आवाज दी थी। कहा शायद मेरा वहम होगा, आगे चल पड़े। अभी कुछ कदम ही गए थे, फिर से किसी ने और ऊंची आवाज में फिर से नाम से पुकारा। फिर से मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। रुक से गए कि दूसरी दफा ये वहम नहीं था, इस दफा तो बहुत तवज्जो के साथ मैंने अपने नाम को सुना है, क्लियर सुना है। कुछ देर इंतजार करते रहे, इधर उधर देखा, कोई नजर ना आया तो आगे बढ़ गए। अभी आगे ही गए थे कि किसी ने इतनी जोर से उनको धक्का दिया, और जिसने धक्का दिया था उसके हाथ इतने गर्म थे कि वाले साहब मुंह के बल जमीन पे गिरते ही बेहोश हो गए। राह गुजरते लोगों ने उनको देखा और पहचान लिया, सीधा घर ले आए। हम मां बेटी तो परेशान हो गए। उनको मुश्किलों से होश में लाया गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 2 दफा किसने मेरा नाम पुकारा और उसके बाद किसने मुझे धक्का दिया, पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन उसके बाद वालिद साहब चुप चुप से हो गए और कुछ दिनों के बाद वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अब मेरी मां की शदीद ख्वाहिश थी कि जितनी जल्दी हो सके बेटी के हाथ पीले कर दे, क्योंकि मैं जवान हो चुकी थी और उन्हें दिन रात मेरी शादी की फिक्र थी कि वहीं पे हमारे गांव के अंदर ही कुछ नए लोग आबाद हुए थे, किसी दूसरे जगह से आए थे। उन्होंने मेरी वालिदा को शादी का पैगाम पहुंचाया। वालिदा ने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया और फैमिली और उस नौजवान को देखने के बाद वालिदा ने शादी के लिए हां कर दी। नौजवान खूबरू था, मुझसे ज्यादा हसीन तो नहीं था, लेकिन देखने वाले यही कहते थे दोनों ही बराबर के हसीन हैं। खाती पीती फैमिली थी। यूं मेरी मां ने शादी की तारीख दे दी, लेकिन उन्होंने इजहार किया कि हम ये शादी सादगी से करना चाहेंगे। वालिदा ने फैमिली से मुतासर होकर सादगी के साथ निकाह किया और रुखसती हो गई। मैं जिस घर में शादी होके गई थी, मेरे शौहर बहुत ही जबरदस्त इंसान थे, बहुत ही हसीन इंसान। हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी। वो भला के खूबसूरत भी थे, अच्छे भी थे, मेरा ख्याल भी रखते थे, मेरी केयर भी करते थे, एक जिस्मानी तौर पे मजबूत इंसान थे। उन्होंने मुझे हर तरह की खुशी दी।
लेकिन मैं एक बात उनमें अक्सर महसूस करती, वो खाना बहुत ही कम खाते थे। इतना कम कि मैं हैरान हो जाती थी। वक्त गुजरा, शादी को तकरीबन 5वां महीना शुरू हो चुका था और मैं अब मुसलसल ये बात नोट कर रही थी, वो तो जितने गबरू जवान थे, जितनी बड़ी उनकी सेहत थी, हार्डी बॉडी थी, इतने शख्स को तो काफ़ी ज़्यादा खाना खाना चाहिए, लेकिन वो इतना कम क्यों खाते हैं? बाहर से भी कुछ नहीं खाते थे। मुझे भी शक हुआ उनके ऊपर, क्योंकि उनकी पावर, उनकी ताकत के पे कभी कभी मैं हिल जाती। जब वो मेरे साथ रात को बिस्तर पे होते तो मैं हैरान होती, मेरे शौहर के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है जब वो एक शौहर का हक अदा करते। और मेरा शक आहिस्ता 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 जो वहम से शुरू हुआ, यकीन में बदलता गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। एक रात मैंने देखा कि शौहर उठकर बाहर गए हैं। मेरा ख्याल यही था वॉशरूम के लिए गए होंगे, अभी वापस आ जाएंगे, लेकिन काफी देर के बाद आए। उस रात से मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि अब मुझे अपने शौहर का पीछा करना है और देखना है ये कहां जाते हैं। और यूं अगली रात मैं फिर से सोने का बहाना करके लेट गई और तभी मैंने देखा मेरे शौहर ने उठ के मेरी तरफ देखा और मुतमईन हो गए कि मैं सो रही हूं। उसके बाद वो उन्होंने जूता पहना और बाहर की तरफ चल पड़े। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे गई तो देखा कि घर का दरवाजा खोल के वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। बोलते बोलते वो रुक सी गई। डॉक्टर भी जो अजीब उलझन का शिकार हो गए थे। एक हसीनो जमील लड़की उनके सामने बैठी थी जिसके चेहरे की तरफ वो देखते थे तो पहली दफा एक डॉक्टर की निगाह से नहीं, एक ऐसी निगाह से देखते थे जैसे मर्द किसी औरत को, हसीनो जमील औरत को देखता है तो उसके दिल की धड़कन तेज होती है। और वो एक अजीब सी कहानी सुना रही थी। कहानी सुनाते सुनाते रुक गई और डॉक्टर मुबीन से बोली, डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछूं? जी पूछिए, डॉक्टर मुबीन बोले। आप जिन, भूत और बदरू पे बिलीव करते हैं? मैं समझा नहीं आपकी बात को। मैंने तो आसान लफ्जों में कहा है, जिन्नात, रूह, बदरूह, आप इनको मानते हैं? मैं समझा नहीं हूं आपके सवाल को। मानने से क्या मुराद है? आप क्या कहना चाह रही हैं? डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाह रही हूं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि आज के दौर में भी बदरूहें होती हैं, जिन्नात होते हैं और उनका इंसानों से पाला पड़ता है और आज के दौर में भी वो इंसानों के साथ रहते हैं? नहीं 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 नहीं, अब मैं आपकी बात को समझा हूं। अगर ये मखलूक है मैं मानता भी हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के दौर में इंसानों से इसका पाला पड़े और इंसानों के साथ ये रहती हों या इंसानों को। नो नो, मैं एक डॉक्टर हूं और हमारी लाइफ में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं। ये इंसान का वहम होता है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, शिज़ोफ्रेनिया, फलां बीमारी, जिसमें इंसान को ऐसा महसूस होता है कि कोई जिन है, कोई बदरू है। हकीकत में उसका कोई ताल्लुक नहीं। उसने पूरा अपनी डॉक्टर की डिग्री ली हुई थी, सारी बातें बता दी। तो बोली, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी कहानी को दोबारा से जारी करती हूं। मेरे शौहर जैसे ही घर के बाहर निकले, मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। मैं फासला रख के उनके पीछे पीछे जा रही थी। मैंने अपने चेहरे को, वजूद को काली चादर से छुपा रखा था ताकि वो मुझे देख न सकें। उन्हें एक दफा भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, जैसे वो बिल्कुल मुतमईन हो। चलते 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 वो कब्रिस्तान के रास्ते की तरफ हो गए और मैं जान गई ये तो कब्रिस्तान की तरफ रास्ता जाता है। लेकिन मैंने भी, खौफ मेरे अंदर बेइंतहा था, मैंने उनका पीछा ना छोड़ा और उनके पीछे ही कब्रिस्तान जाने लगी। यहां तक कि मैंने देखा मेरे शौहर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। मैं भी चलती चलती कब्रिस्तान में उनके पीछे तो चल रही थी, लेकिन इस आहिस्तगी से पांव जमीन पर रख रही थी कि कहीं अगर वो पीछे मुड़कर देख भी लें, मेरे पाँव से कोई आवाज़ भी पैदा हो जाए तो मैं एकदम से नीचे झुक जाऊंगी, बैठ जाऊंगी ताकि मुझे देख ना सकें। लेकिन वो इतने मुतमईन थे, उनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। एक दफ़ा भी पलट कर नहीं देखा। यहाँ तक कि चलते चलते एक कब्र के पास पहुँच गए।
और वहां मैंने देखा पहले से एक ह्योला नुमा लड़की जो काली स्याह थी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे आग दहकती है, आंखों से जैसे आग निकलती है। उसका पूरा वजूद काला स्याह था। मैंने इससे पहले इतना काला स्याह इंसान कभी नहीं देखा था। वो लड़की बिल्कुल काली स्याह थी, लिबास के बगैर। वो चौकड़ी मारकर जमीन पर बैठी थी। मेरे शौहर जलते ही उसके सामने बैठ गए और मैं दरख्त के पीछे छुप के ये मंजर देख रही थी। उसके चेहरे पे जैसे ही मुस्कुराहट आई, उसकी काली स्याह होंठों अंदर जैसे ही मुस्कुराहट आई, तो उसके सफेद दांत नजर आए जिसके ऊपर अभी भी ताजा कोई जैसे खून लगा हुआ हो। उन दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट सजाई और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। मैं एक बीवी थी, अपने शौहर को एक काली स्याह खौफनाक सी औरत, जिसको आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। कोई इतना काला भी हो सकता है, जिसकी आंखें आग की तरह दहक रही थी, कोयले की तरह। और जैसे ही वो एक दूसरे से लिपट चुके, एक दूसरे से अलग हुए और कुछ बातें करते रहे। मैं दूर होने की वजह से उनकी बातें ना सुन सकी, लेकिन इतना जरूर उनकी बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी के इशारों से अंदाजा लगाती थी जैसे दो प्रेमी आपस में बातें करते हैं। वैसे ही बातें करते करते फिर वो आपस में लिपट गए। ऐसे लिपट गए जैसे मियां बीवी रात को एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वैसे ही वो दोनों लिपटे हुए थे और मेरी आंखों के सामने दोनों जमीन पर एक कब्र के पास उस अमल को दोहराने लगे जो एक मियां बीवी रात को अमल दोहराते हैं। वो दोनों अपने जिस्म की भूख को खत्म कर रहे थे और मेरे अंदर एक आग जल रही थी। मेरा शौहर ये क्या कर रहा है? यहां तक के देखते ही देखते वो लड़की मेरे शौहर से अलग हुई। मेरा शौहर अभी तक जमीन पर लेटा हुआ था। उस औरत ने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि कच्ची बनी हुई उस कब्र को तेजी के साथ वो खोदती जा रही थी। उसने पूरी कब्र खोद डाली। मेरे शौहर अभी तक लेटे हुए थे कि उसने कब्र के अंदर से मुर्दे को निकाला। वो कब्र को खोदते खोदते कब्र के अंदर चली गई थी। उस चांद की चांदनी रात में ये मंजर मैं क्लियर देख पा रही थी कि उसने नीचे से एक मर्द की कफन में लिपटी हुई लाश को निकाला और लाश को कफन समेत ही ऊपर उठाकर रख दिया, ऐसे जैसे वो लाश भारी ना हो, हल्की फुल्की कपास की बनी हो, कॉटन की बनी हो, इतनी नरम और मुलायम हो जैसे कोई बच्चा उठाकर ऊपर रख देता है। वरना एक औरत के लिए इतनी बड़ी लाश को उठाना बहुत मुश्किल होता है। उसने आराम से उठा के बाहर रख दिया और उसके बाद उसके कफन को ऐसे खोला जैसे कोई बर्गर खाने के लिए, जैसे कोई खाना खाने के लिए कपड़ों में लिपटी हुई रोटी को निकालने के लिए कपड़े को खोलना शुरू करता है। ऐसे ही उन्होंने उसके कफन को हटाया और उसके बाद दोनों उस मुर्दा वजूद के गोश्त को तोड़ तोड़ कर खाना शुरू हो गए। वो उसके मुर्जा वजूद को खाते जा रहे थे, जो अपनी प्यास बुझा चुके थे, जो अपने जिस्म को ठंडा कर चुके थे। अब उनको भूख लगी थी और उस मुर्दे को वो दोनों खाते रहे यहां तक कि जैसे ही दोनों का पेट भर गया, उसकी बची हुई हड्डियों को जो खाने के बाद बच गई थी, उस औरत ने उठा के कब्र में वापस डाल दिया। अंदाज बताता था कि अब बिछड़ने का टाइम होने वाला है, अब ये एक दूसरे को खुदा हाफिज करने वाले हैं, क्योंकि औरत कब्र के अंदर फिर से उतर गई थी कब्र को बंद करने के लिए। और मुझे अपने शौहर के रवैये से लग रहा था अब ये जाने वाला है। मैं वहां से उठी और तेजी से चलती हुई घर बिस्तर पर जाकर लेट गई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मैं घबराई हुई थी कि अगर इसको पता लग गया तो ये तो मुझे भी खा जाएगा। ये तो मुर्दों को खाता है, इसलिए खाना नहीं खाता। हाँ, उसके अंदर एक ताकत बहुत ज्यादा थी जो एक शौहर, आम शौहर में शायद ना होती हो, आम मर्द में ना होती हो, कई मर्दों जितनी ताकत। लेकिन क्या वो मुर्दे खानों की वजह से ताकत थी? वो कौन थी जो इंसान तो ना थी, उसका वजूद बिल्कुल इंसान से मुख्तलिफ था। तभी वो जब घर लौटा तो मैं कांप रही थी कि इसको
पता ना चल गया हो, लेकिन वो सुकून से आया, अपने बिस्तर पे आके लेटा और आंखें बंद करके सो गया। मैं कहां सो सकती थी। सुबह हो गई। मैं रात सारी शशोपंज में मुब्तला रही थी, क्या करूं। अगर किसी को बताया ये तो मुझे मार डालेगा, मुझे खा जाएगा, मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मैं क्या करूं। मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। और जब सुबह हो गई, वो काम पर चला गया, तो मैं सर पकड़कर बैठ गई, मैं अब क्या करूं। कुछ चीज समझ ना आए कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तभी मैंने एक फैसला किया, मुझे इससे बात करनी चाहिए। फिर अपने उस फैसले को रिजेक्ट कर दिया कि मैं उससे बात करूं कि तुम मुर्दे खाते हो, वो तो मुझे भी मार देगा। और हो सकता है उसके साथ वो जो बदरू सी थी, वो बदरू मेरे भी मुर्दा वजूद को ये बाद में कब्र से निकालें और बैठ के दोनों खाएं और उसके बाद फिर से उसकी हड्डियां नीचे फेंक दें। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास इसलिए आई हूं, मेरा जख्म बढ़ता जा रहा है, मेरी रूह तड़पती जा रही है। जब से मुझे उस वाक़ये का पता चला है, मेरी रातों की नींदें हराम हो गई हैं। मैं तड़प रही हूं, मैं बेचैन हूं। मैं अपने इस दिल की राज को किसी को नहीं बता सकती। किसी को बताऊंगी भी सही, लोग मुझे पागल कहेंगे। उससे बात करूंगी, वो मुझे मार डालेगा। मुझे मेरा शौहर भी बदरू नजर आता है, वो औरत भी बदरू। आज आपके पास आई हूं। सुना है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास हर मर्ज का इलाज है, मेरे भी मर्ज का इलाज कर दीजिए। ये बात मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी, आज आपको इसलिए बताई है कि खुद सोचिए मैं अंदर ही अंदर किस तरह मर रही हूं, किस तरह अंदर ही अंदर मेरा बुरा हाल हो रहा है, मेरा हशर हो रहा है, खौफ के मारे मेरी क्या हालत हो रही है। आप मेरी बीमारी को समझ सकते हैं। डॉक्टर मुबीर ने उसकी पूरी बात सुन ली थी और बोले, मैं बदरू को, जिन्नात को नहीं मानता कि कोई इंसान इस तरह मुर्दा खा ले, ये नामुमकिन है। मुर्दा वजूद को इस तरह खाना और कच्चे वजूद को एक इंसान का खा जाना, ये नामुमकिन है। और अगर कोई बदरू है या जिन है या भूत है, वो इंसान से शादी करके उसके साथ रह रहा है, ये वही एक बीमारी है जो हमें पढ़ाया जाता है कि इंसान जब शिज़ोफ्रेनिया में होता है, तो डॉक्टर साहब बताना शुरू हो गए कि शिज़ोफ्रेनिया बीमारी ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को जिन भूत नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में जिन भूत नहीं होते। ना सिर्फ जिन्नात को इंसान देखता है, उनसे बातें करता है, उनके साथ लड़ता है, हंसता है, यहाँ तक कि कुछ लोग तो जिस्मानी ताल्लुक तक बनाते हैं, लेकिन वो सब कुछ उनके दिमाग का ख्याल होता है, तखय्युल होता है, हकीकत में नहीं होता। आप कहती हैं तो मैं दिमागी सुकून की आपको गोलियां लिख देता हूं, आप खाइए, आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर की तरफ देख के वो मुस्कुराई और बोली, आपको भी यकीन नहीं आया ना, कोई बात नहीं, आ जाएगा। और वो चली गई। इतनी तेजी से उठी जैसे गुस्से में आ गई और चली गई। डॉक्टर साहब समझ गए कि ये एक बीमारी का शिकार है और इसे इलाज की जरूरत है। सुबह घर पहुंचे, बीवी ने बताया कैसा रहा, पूछा खैर खैरियत, बहुत अच्छा रहा। लेकिन वो उस वाक़ये को नॉर्मल वाक़या समझ के कि जैसे बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं, ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं, उन्होंने बीवी से डिस्कस तक भी ना किया। आया का पता चला, आया तो पिछले 2 दिन से घर गई हुई थी। वो बोले हाँ, मैं जब गया था तो वो तो घर गई हुई थी अपने, अभी तक वापस नहीं आई। फातिमा के बारे में पूछ रहे थे, कह रहे नहीं अभी तक वो वापस नहीं आई, शायद कल तक आ जाएगी। 2 दिन के बाद फातिमा वापस आ गई, फिर से जिंदगी रूटीन पे शुरू हो गई। लेकिन डॉक्टर जीनत एक चीज महसूस कर रही थी, बच्चों की शरारतें कम हो गई थी, बच्चे चुप चुप से रहने शुरू हो गए थे।
वो जिस तरह शोर शराबा करते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, शरारतें करते थे, ऐसा उनके अंदर कम होता जा रहा था। यहाँ तक कि उनका सेहत भी जितनी माशाल्लाह वो सेहतमंद थे, डॉक्टर के बच्चे थे, खाना पीना हर चीज़ बेइंतहा था, अब वो सेहत भी उस तरह नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। यही बात जब एक दिन डॉक्टर मुबीन ने अपनी बीवी से कहा, क्या हुआ है, अरसलान और फरहान कमज़ोर हो रहे हैं और मैं देख रहा हूं इतनी शरारतें भी नहीं करते, वरना तो पहले उधम मचा रखा होता था, खेलने का इनके साथ मौका मिलता था तो अच्छा लगता था, क्या हुआ है बच्चों को? डॉक्टर जीनत बोली, वैसे मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही है। आज छुट्टी का दिन था दोनों मियां बीवी का, और यह आज का दिन वो बच्चों के साथ ही ज्यादा गुजारते थे। बच्चे खेलने के लिए वालिदैन के पास जब छुट्टी वाले दिन आते थे तो सारा दिन फन करते थे, लेकिन आज वो दोनों गुमसुम से चुप चुप से बैठे रहे। वालिद ने पूछा, भी क्या हुआ है अरसलान? छोटे से भी पूछा, हाँ भाई फरहान क्या हुआ है? कुछ नहीं। कोई बात हुई है? मामा ने कुछ कहा है, फातिमा ने कुछ कहा है, किसने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो आइसक्रीम बहुत शौक से खाते थे। वालिद ने कहा, चलो ठीक है, आज शाम को हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। दोनों खुशी से छलांगे लगाते थे, खुश हो जाते थे, लेकिन आज उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, कोई खुशी का इजहार भी नहीं किया। वो परेशान हो गए कि क्या हुआ है, ये इनकी तबीयत मुझे लगता है ठीक नहीं है। बच्चे हैं, कभी कभी मूड होता है, कभी नहीं होता। मियां बीवी ने उसको खैर इग्नोर कर दिया। लेकिन तकरीबन 2 महीने बाद वो बच्चे इतने ज्यादा कमजोर पड़ गए कि मियां बीवी दोनों ही हैरान हो गए कि ये तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। बाकायदा महसूस होना शुरू हो गया था कि अच्छे खासे कमजोर हो गए हैं। छुट्टी वाले दिन दोनों बैठे बात कर रहे कि क्या हुआ है, ये तो महसूस हो रहा है जैसे उनका खाना पीना कम हो गया है। फातिमा से पूछा है। बीवी बोली, हाँ वो तो उसी तरह खिलाती पिलाती सारा कुछ करती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन बच्चे हर वक्त चुप चुप से सहमे सहमे से रहते थे। उस दिन डॉक्टर जीनत ने फातिमा को बुलाया और कहा, फातिमा क्या हुआ है? बच्चे चुप चुप से हो गई हैं, आप तो मां से भी ज्यादा उनको प्यार करती हैं, हर वक्त ध्यान रखती हैं, आप ज्यादा जानती हैं, क्या हुआ है बच्चों को? हम तो जब भी माँ बाप पूछते हो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन महसूस हो रहा है बच्चों के अंदर कोई तब्दीली आ रही है, क्या है? फातिमा बोली, कुछ नहीं, वैसे ही है, कुछ भी तो नहीं हुआ। आपको महसूस हुआ है, मुझे तो नहीं कुछ लग रहा। उस रात सब अपने कमरों में सो रहे थे। चौकीदार गेट पर बैठा हुआ था। एक वजूद घर के अंदर दाखिल हो गया। वो किस रास्ते से आया था, किस सीढ़ी से आया था, दीवार फलांग कर आया था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। चौकीदार भी अपनी कुर्सी पे बैठे आंखें बंद किए लेटा हुआ था। जानता था अब किसने आना है, लेकिन ड्यूटी थी रात की। आंख खुल जाती, वो एक चक्कर लगाता, फिर आकर सो जाता। वो वजूद आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। उस वजूद को प्यास लगी थी, खून की प्यास, इंसानी खून की प्यास। और वो वजूद जहां जहां से गुजर रहा था एक बदबू थी जो फैलती जा रही थी, सड़े हुए गोश्त की बदबू। वो वजूद सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उस कमरे के सामने पहुंच गया जहां पे अरसलान और फरहान सो रहे थे। उस वजूद जिसके अंदर से सड़े हुए गोश्त की बदबू आ रही थी, उसकी प्यास आज इतनी शिद्दत के साथ थी, काफी टाइम हो गया था खून पिए हुए, और उसने फैसला किया कि आज
खून पीना है, लेकिन सामने लेटे हुए दोनों बच्चों को देखकर उसे लगा कि अगर इनका खून पी लिया तो ये तो राज खुल जाएगा, मामला बढ़ जाएगा। नहीं, कोई और शिकार ढूंढना चाहिए। वो वजूद वहां से मुड़ गया, सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया और चलता हुआ सीधा गेट पर पहुंचा। उसने देखा चौकीदार सो रहा है। वो वजूद चलता हुआ सीधा पीछे क्वार्टर की तरफ गया और क्वार्टर में लेटा हुआ मुलाजिम, जो पुरानी आया चली गई थी, उसका शोहर अब भी वहीं पर रहता था। मर गई थी जो आया, पुरानी जो फातिमा से पहले आया थी, वो तो मर गई थी। उसका शोहर तो अब भी घर के काम काज करता था। वो सीधा वजूद उसके कमरे के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसने हाथ का इशारा किया, वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलना शुरू हो गया और वो वजूद अंदर दाखिल हो गया। पूरा कमरा उस सड़े हुए गोश्त की बदबू से भर गया, लेकिन वो गहरी नींद लेटा हुआ शख्स नहीं जानता था कि उसकी मौत उसे दावत दे रही है। रात की खामोशी, उस बड़ी सी कोठी के अंदर सब गहरी नींद सो रहे हैं। वो सड़े हुए बदबूदार गोश्त की बू वाला वजूद खड़ा उस लेटे हुए इंसान को देख रहा है और देखते ही देखते उसने इंसान के गर्दन पर हमला कर दिया। वो हमला इतना तेजी से और इतना जोरदार था कि वो एक सोया हुआ इंसान समझ ही ना सका कि उसके साथ हुआ क्या है। तड़पते हुए उसने जान दे दी। ना सिर्फ उसके वजूद से उसने कुछ खून पिया था, बल्कि उसके वजूद के अंदर से उसने काफी गोश्त भी गर्दन वाली जगह से और कंधे से नोच डाला था। लेकिन उस खून की प्यास ने काफी उसके अंदर सुकून भर दिया था। उसके अंदर एक ताकत सी आ गई थी। उसके जिस्म से जो बदबू निकल रही थी वो बदबू कम हो गई थी। वो सड़े हुए गोश्त की बदबू और कम हो गई। वो वजूद जानता था वो जितना ज्यादा खून पिएगा उतना ज्यादा उसके वजूद के अंदर ताकत आएगी। लेकिन वो वजूद ये भी नहीं चाहता था कि वो कुछ ऐसा काम कर डाले कि इंसान उसी की तरफ मुतवज्जो हो जाए। वो इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं करना चाहता था। इसलिए वो वजूद थोड़ा सा खून पी के गर्दन, चेहरे और कंधे का गोश्त खा के वहां से चला गया। मुलाजमों ने जब सुबह देखा उसको इस तरह मरा हुआ तो फौरन डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब अंदर आए और आकर देखा वो मर चुका था। ऐसे जैसे किसी जानवर ने उसे नोच डाला हो। उसके चेहरे पे, कंधे पे, गर्दन पे गोश्त नोचा गया था। क्या ये अपने कमरे की कुंडी लगाकर सोया था? नहीं डॉक्टर साहब, जब ये सुबह उठा नहीं, इसको बुलाने के लिए चौकीदार अंदर गया है, दरवाजे को हाथ लगाया तो अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। पता नहीं किस जानवर ने इस पे हमला किया है, क्या हुआ है, कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर मुबीन और डॉक्टर जीनत इस मसले को हल ना कर सके, उलझ जरूर गए कि ये क्या हो गया है घर में। खैर कुछ दिनों के बाद ये मामला भी पुलिस के पास गया। पुलिस ने अपने पूरी तफ्तीश की, एक एक मुलाजिम को बुलाया, सबसे पूछा, लेकिन किसी बात का कोई सिरा तक ना मिल सका। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो ये काम कर सकता। कुछ दिनों के बाद फिर से चांद की वो मखसूस तारीख आ गई थी जब उस वजूद को, जो बदबूदार गले सड़े वजूद के साथ था, उसे फिर आज अपनी प्यास बुझानी थी। इस खास चांद रात में उसकी प्यास 10 गुना बढ़ जाती थी कि तभी उसने फिर से फैसला किया, आज इसी घर का वो चौकीदार बेहतरीन शिकार बन सकता था।
बदबूदार गले सड़े गोश्त वाला वो वजूद फिर से आज जलता हुआ उस घर के अंदर दाखिल हो गया था। सब घर के लोग सो रहे थे और गेट के साथ बना हुआ लकड़ी का वो केबन जिसके अंदर वो चौकीदार थोड़ी देर पहले ही पूरी कोठी का एक चक्कर लगा के आया था और फिर से आकर सो गया था, वो वजूद चलता हुआ उसके सामने गया। खड़ा ललचाई नजरों से उसे देखता रहा। आज तो उसकी प्यास बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि उसका दिल चाहता था इसके जिस्म के अंदर एक कतरा भी ना छोड़े और इसका पूरा जिस्म का खून पी जाए। और उसने उस पर जब हमला किया तो जानता था वो वजूद, गला सड़ा वजूद, कि ये चौकीदार है, इसके पास हथियार है, जरा भूल चूक हुई तो ये हथियार उठा के गोली चला देगा। उसने इतनी जोर से उसके ऊपर हमला किया कि उसकी गर्दन को काट के रख दिया। गर्दन क्या कटी कि उसने फौरी तौर पे अपना मुंह उसकी गर्दन पे रख दिया और एक कतरा भी खून का जमीन पे नहीं गिरने दिया और उसके वजूद का सारा खून पी लिया। अब सबूत बाकी ना रहे, किसी जानवर ने हमला किया है ये कहानी बनाने के लिए उसने उसके गर्दन का काफी गोश्त भी काट डाला, खा लिया और उसके बाद उसकी गर्दन को इस अंदाज में छोड़ा कि वो आधी लटक रही थी, कटी हुई गर्दन जिस्म से अलग नहीं हुई थी लेकिन वहीं पे लटक रही थी। सुबह घर के अंदर कोहराम मच गया। कुछ अरसा पहले एक शख्स मरा था और आज चौकीदार की इतनी खौफनाक मौत देख के बच्चे तो पहले ही परेशान थे, सहमे हुए थे, डरे हुए थे और एक चौकीदार की इस तरह की मौत ने पूरे घर को हिला दिया था। डॉक्टर मुबीन और डॉक्टर जीनत दोनों परेशान हो गए थे, ये क्या है। पुलिस को बुलाया गया और कहा गया इसका हल निकालिए, ये क्या हो रहा है। ये दूसरा कत्ल था, पुलिस के ऊपर भी प्रेशर था। उन्होंने फौरी तौर पे जो तफ्तीश करनी थी उस गार्ड के साथ खड़े होकर चौकीदार के साथ जो जो सबूत इकट्ठे करने थे घर के हर कोने में गए, हर बंदे से मिले, सबसे मिले, लेकिन कहीं से भी कोई सबूत न मिल सका। और उन्हें यहां तक कहा कि यह काम किसी बाहर के इंसान या किसी जानवर का है, घर का कोई फर्द इसमें इन्वॉल्व नहीं है। डॉक्टर जीनत एक बात महसूस कर रही थी, उसको कुछ दिनों से घर के अंदर अजीब सी बदबू आना शुरू हो गई थी। वो एक डॉक्टर थी और अक्सर उसका पोस्टमार्टम राउंड में भी जाना होता था जहां पे इंसानों के जिस्म को काटा पीटा जाता था और बॉडी रखे रखे जब खराब हो जाती थी उसमें से बदबू आती थी, गलने सड़ने की बदबू आती थी। उसे एक दिन अपने घर में जब वो दाखिल हुई तो ऐसी ही बदबू महसूस हुई। ऐसे नाक से सूंघते हुए वो इधर उधर, ये कहां से कोई चूहा मर गया है, लेकिन ये तो एक इंसानी जिस्म की बदबू है जो गलना सड़ना शुरू होता है मरने के बाद, वैसी बदबू है। इधर उधर ढूंढते ढूंढते शौहर भी पहुंच गए, क्या हुआ। तो उसने बताया कि सूंघे कैसी बदबू आ रही है। अरे ये तो इंसान के वजूद की जैसे गलने सड़ने की बदबू आती है वैसी है, क्या कोई जानवर मर गया है घर में। अरे फिर तो कुछ नहीं हो गया, फिर तो किसी को किसने मार के तो नहीं डाल दिया, मुलाजिम पूरे मौजूद थे, कौन है। सारा घर छान मारा, बदबू का कहीं से ना पता चला कहां से आ रही है। ऊपर से फातिमा जो बच्चों से प्यार करती थी उसका भी रवैया बहुत चेंज हो गया था, वो भी चुप चुप सी रहने शुरू हो गई थी, बच्चे भी चुप चुप से रहने शुरू हो गए थे। जीनत को समझ ना आए बच्चों को क्या हो गया, पूछती तो कहती कुछ भी नहीं हुआ और फातिमा से पूछती तो वो कहती बीबी जी कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से घर के अंदर वो गली सड़ी जब बदबू आती तो वो और परेशान हो जाती कि ये कैसी बदबू है। लेकिन उसका बच्चों का जो बिल्ला था जो उन्होंने बड़े प्यार से पाला हुआ था, जिसके साथ खेलते थे, अब खेलना छोड़ दिया था, शायद जानवर को खतरात का अंदाजा हो जाता है। अब वो बिल्ला उन बच्चों के कमरे के इर्द गिर्द मंडलाता रहता। कुछ दिनों के बाद फिर से वो वजूद जब उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ उसके जिस्म की आज इतनी ज्यादा बदबू फैल गई थी गलने सड़ने की। फिर से उसे शिकार की तलाश थी और वो जब
वजूद चलता हुआ उसी आज कमरे की तरफ जा रहा था जहां पहले भी वो एक दफ़ा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया था, जहां पे अरसलान और फरहान सोए थे, लेकिन उसने छोड़ दिया था कि नहीं, अभी नहीं। ये तो उस वक्त प्यास बुझेगी जिस वक्त शिद्दत के साथ प्यास होगी, क्योंकि इस ताज़े खून से तो मुझे ऐसी राहत मिलेगी, ऐसी ताकत मिलेगी, ऐसी खुशी मिलेगी। उसने ये वाला खून अभी अपने लिए बचा कर रखा था, लेकिन आज उसकी लालच, आज उसकी हवस, आज उसकी प्यास, जो खून की प्यास थी, इतनी भड़क उठी थी। आज उसके अंदर कमज़ोरी महसूस हो रही थी, उसके जिस्म से और ज़्यादा बदबू निकल रही थी। तो आज उसे लगा आज मुझे यही प्यास बुझानी पड़ेगी, फिर से ताकत आ जाएगी, क्योंकि जब वो इंसानी खून वो वजूद पी लेता था, अपनी प्यास को बुझा लेता था, तो उसके जिस्म से बदबू ख़त्म हो जाती थी और जिस्म में ताकत आ जाती थी। वो सीढ़ियां चढ़ते 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 वो बदबूदार जिस्म जैसे ही बच्चों के कमरे के सामने पहुंचा, तो वो बच्चों का बिल्ला, जिससे बच्चे बेइंतहा खेलते थे, उसको खिलाते थे, वो तगड़ा हो चुका था, अच्छा खासा सेहतमंद था, उनके कमरे के बाहर ही लेटा हुआ था। उस जानवर ने जैसे ही किसी वहशी को, किसी ऐसे वजूद को बाहर खड़े हुए देखा जो सीढ़ियों पे खड़ा देख रहा था, एकदम से उसकी आंखें खुल गईं और उसके महसूस हो गया, क्योंकि जानवर खतरा पहले ही महसूस कर लेते हैं। उसने वहीं पे बैठे बैठे गुराना शुरू कर दिया। वो इतने जोर जोर से गुरा रहा था जैसे हमला करने के लिए तैयार हो चुका हो, और सामने खड़े उस बदबूदार जिसने फैसला किया कि इससे पहले कि कोई उठ जाए इसकी गुराहट से, मुझे इसका बंदोबस्त करना चाहिए। यह सोच के अभी उसने एक कदम उठाया ही था, उससे पहले ही वो बिल्ला उसके ऊपर छलांग लगाकर इस तरह कूदा और उस पर हमला कर दिया। वो तो पहले ही उसका हशर नशर करने के लिए एक बदबूदार जिस्म तैयार था, लेकिन जब बिल्ले ने उसके ऊपर छलांग लगाई, तो छलांग लगाते ही वो बिल्ला जो जोर जोर से चीख रहा था, उसके ऊपर छलांग लगाई थी, उसने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। और जैसे ही उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ा, तो उसी वक्त उसके गर्दन पे अपने दांत गाड़ दिए और उसका सारा खून पी गया वो वजूद। और खून पीते ही उसके गोश्त को खाना शुरू हो गया, लेकिन उस बिल्ले की आवाज से अंदर सोए हुए बच्चे जाग गए थे और जोर जोर से चीखना शुरू हो गए। जब बच्चे चीखना शुरू हो गए, इतनी देर में वो बिल्ले को वो वजूद खा चुका था। आध मरा गोश्त उसने वहीं पे फेंका और दौड़ लगा दी। उसके वजूद के अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि अब उसे मजीद गोश्त की अभी ज़रूरत नहीं थी और बदबू भी उसकी ख़त्म हो गई थी कि डॉक्टर साहब, बाकी लोग घर के भाग के ऊपर है, बच्चे चीख रहे थे। कमरे के अंदर गए तो बच्चे डरे हुए थे, बिल्ला 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 का नाम ले रहे थे। भागते हुए बिल्ले के पास गए तो क्या देखते हैं, बिल्ला मरा पड़ा है, आधा उसको किसी ने खा लिया है, बचा कुचा जिस्म उसका पड़ा हुआ है। इसका मतलब है अभी अभी बच्चे रोए हैं, बच्चे चीखे हैं, जो भी है घर में मौजूद है, उसे ढूंढो। सब उसे घर में ढूंढ रहे, क्योंकि बिल्ले का वजूद बताता था कि यह हमला अभी अभी कुछ लम्हे पहले हुआ है। जो भी था, शिकारी था, जानवर था, हैवान था, वो मौजूद होगा घर के अंदर। उसे हर जगह ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं ना मिला। सुबह तक सारे ना सोए, बच्चे डरे हुए कि ये क्या हो गया है। वहीं पे डॉक्टर मुबीन और डॉक्टर जीना, जो इन बातों को नहीं मानते थे, उन दोनों ने रात को ही बच्चों को अपने पास लिटा लिया और फैसला किया कि हमें किसी को ढूंढना चाहिए, ये हमारे घर में क्या हो रहा है। पुलिस से तो ये मामला समझ से बाहर है। पुलिस को बिल्ले का बताएं कि वो तो इंसानों को नहीं ढूंढ सके, अपनी कार्रवाई से करके चले गए हैं, तो बिल्ले का क्या करेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है। डॉक्टर मुबीन बोले, लेकिन मैं ढूंढने की कोशिश जरूर करता हूं, किसी ऐसे शख्स को ढूंढ सकूं जो हमारी मदद कर सके। और अगले दिन डॉक्टर मुबीन ने फैसला किया, घर की रखवाली के लिए भी, और बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, सूख के कांटा हो गए थे। दोनों मियां बीवी डॉक्टर थे, सारे चेकअप करा चुके, स्पेशलिस्ट के पास भी ले गए, मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास लेके गए, लेकिन बच्चों का कोई भी हल नहीं निकल सका था, सिवाय इसके कि कमजोर से कमजोर होते जा रहे थे।
उधर डॉक्टर जीनत ने महसूस किया फातिमा का रवैया भी बच्चों से बहुत बदल गया है। अब पहले जैसा वो बच्चों से प्यार नहीं करती और एक दिन बच्चों ने शिकायत भी लगा दी कि मामा वो हमें अच्छी नहीं लगती, हमें उससे डर लगता है। माँ ने प्यार से बच्चे से पूछा, क्यों बेटा, क्यों डर लगता है? वो तो बहुत अच्छी है, तुमसे प्यार करती है। नहीं मामा, वो गंदी है, छोटा फरहान बता रहा था। माँ ने अरसलान से पूछा, क्यों बेटा, अरसलान बताओ क्यों गंदी है, ये क्यों इस तरह कह रहा है? हमें डर लगता है मामा उससे। किस बात का डर लगता है बेटा? वो तो तुम्हारा ख्याल रखती है, इतना तुमसे प्यार करती है। लेकिन बच्चे कोई जवाब ना दे सके। उधर डॉक्टर मुबीन घर की रखवाली के लिए एक स्पेशल किस्म का कुत्ता घर के लिए ले आए। उस कुत्ते के आने से बच्चे कुत्ते के साथ किसी वक्त थोड़ा सा खेल लेते। मां जबरदस्ती आजकल ऑफिस भी कम जाती थी, बच्चों के लिए वो कोशिश कर रही थी। बच्चों की हालत खराब होती जा रही थी, बहुत कमजोर हो गए थे। कुत्ता ऐसा था कि बाकियों किसी पे नहीं भौंकता था, लेकिन जब भी फातिमा को देखता तो ऐसे जोर जोर से भौंकता था कि डॉक्टर जीनत को भी उसको चुप कराना पड़ता कि क्यों भौंक रहा है, और वो खड़ी देखती रहती। एक दफा तो यहां तक हुआ कि डॉक्टर जीनत ने देखा कि डॉक्टर मुबीन घर से जैसे ही निकले हैं, कुत्ता चुप बैठा हुआ था, और उसी लम्हे फातिमा बाहर जाने लगी है तो कुत्ता ऐसे लपक लपक के उस पर भौंकना शुरू हो गया, इतना भौंकना शुरू हो गया। पहली दफा उन्होंने देखा फातिमा को भी जैसे गुस्सा आ गया। उन्होंने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के जोर से कुत्ते को मार दिया। डॉक्टर जीनत हैरान हो गई, आवाज दी, फातिमा ये क्या कर रही हो? तो उसने अपना सर झुका लिया। बीबी जी ने बुलाया, पास गई, क्यों मारा है तुमने कुत्ते को? देखा बीबी जी, पता नहीं जब भी मैं इसके पास जाऊं मुझ पे पता नहीं क्यों भौंकता है। अरे बेजुबान है, वैसे भौंकता है तो उसको पत्थर मारते हैं इस तरह। और एकदम से निगाह पड़ी, उसके नाखून काफी बढ़ गए थे। वो अब आजकल अपना ख्याल नहीं रख रही थी, चुप चुप सी थी, उदास उदास सी थी। ये फातिमा, तुमने नाखून इतने बढ़ा रखे हैं? तुम्हें पता है तुम्हें हर वक्त बच्चों के साथ रहना होता है, और जो बच्चों के साथ माएँ होती हैं, उनकी परवरिश करी होती हैं, उनको अपने कभी भी नाखून बड़े नहीं रखने चाहिए, बच्चों के लिए नुकसानदेह होते हैं। और इतने बड़े बड़े नाखून काटे क्यों नहीं तुमने? बेगम साहबा, पता नहीं क्यों जब मैं नाखून काटती हूं ना, इनमें से खून निकल आता है। क्या? नाखून काटने से भी खून निकलता है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कैसे बहाने कर रही हो? क्या हुआ है? बच्चे भी अजीब से हो गए, तुम भी इतने दिनों से अजीब हो, और ऊपर से ये कल मुझे नजर ना आए कि तुम्हारी ये नाखून है, काट देना कल। डॉक्टर जीनत उलझ गई थी। अगले दिन उसने फातिमा को देखा तो उसके नाखून उसी तरह बड़े थे। उसको एकदम से गुस्सा आ गया। फातिमा, फातिमा इधर आओ मेरे पास। उसने नेल कटर मंगवाया, उसके नाखून को पकड़ लिया कि रुको, मैं तुम्हारे नाखून काटती हूं, बड़े तुम्हारे नाखून से खून निकलता है। उन्होंने उसके नाखून को काटने की कोशिश की तो वाकई बहुत ज्यादा खून तो ना निकला, लेकिन थोड़ा सा खून निकला, लेकिन वो कटने की बजाय पीछे से ही नाखून उखड़ना शुरू हो गया। वो एकदम डॉक्टर थे, उन्होंने उसके हाथ को छोड़ दिया कि ये क्या हो गया है, ये तो तुम्हारा नाखून ही पीछे से उखड़ रहा है। उसने कहा, जी मैंने आपको कहा था ना बीबी जी, आपने जोर ज्यादा लगाया, ये पीछे से उखड़ना शुरू हो गया है। मैं जब एहतियात से करती हूं तो खून निकलता है। उसी वक्त डॉक्टर जीनत परेशान होकर इस मामले को हल ही करने लगी थी कि बच्चे अंदर कमरे में दाखिल हुए, बहुत ज्यादा सहमे हुए, बहुत ज्यादा डरे हुए। मां बच्चों को इस तरह डरा हुआ देख के सब कुछ भूल के उनसे मुखातिब होगी, क्या हुआ मेरी जान, क्या हुआ? जाओ फातिमा तुम जाओ। और वो कह रहे, मम्मी हमें डर लग रहा है, हमने आपके पास सोना है, हमने आपके पास सोना है। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ये आधी रात थी, सब सो रहे थे। वो कुत्ता भी वहीं गेट के पास जाकर लेटा हुआ था।
वो एक अलर्ट कुत्ता था, एक अच्छी नस्ल का कुत्ता था। वो घर की पहरेदारी करता, इधर उधर फिरता और जाकर गेट पर बैठ जाता। आज वो बदबूदार जिस्म चलता हुआ घर के उस गेट की तरफ जा रहा था जहां पे वो कुत्ता लेटा हुआ था। वो सोया नहीं था, वैसे लेटा हुआ था, लेकिन वो जिस्म जैसे ही उसके करीब गया वो तेजी से उस पर हमला करना चाहता था ताकि उसको नोच डाले, उसके वजूद को खा जाए, उसके खून को पी जाए और अपनी ताकत को हासिल करे। कि कुत्ता एकदम से अलर्ट होके खड़ा हो गया और जोर जोर से भौंकना शुरू हो गया। डॉक्टर मुबीन और डॉक्टर जीनत आज अपने कमरे में तो सोए थे, लेकिन बच्चों को भी अपने साथ डॉक्टर जीनत ने सुलाया हुआ था। इस तरह कुत्ते को जोर जोर से भौंकता रात के टाइम देख के उन्होंने जल्दी से अपने बिस्तर से उठी हैं। खिड़की का पर्दा हटाया है, लेकिन जैसे ही पर्दा हटाया है वो मंजर देखकर वो कांप गई हैं। एक काला स्याह वजूद जिसकी आंखों से आग बरस रही थी, वो कुत्ते को खा रहा था। कुत्ता भौंकता भौंकता खामोश हो गया था। उस काले स्याह वजूद ने कुत्ते को अपने दोनों हाथों से ऐसे थाम रखा था जैसे कोई भेड़िया, जैसे कोई भूखा इंसान किसी गोश्त को, किसी खाने की चीज को देखता है तो उस पर टूट पड़ता है। वैसे ही वो काला स्याह वजूद, भयानक सा वजूद टूट पड़ा था। उसी वक्त डॉक्टर ज़ीनत ने एक जोरदार चीख मारी। बच्चे भी और शौहर भी जाग गए। इससे पहले कि डॉक्टर मुबीन उसे संभालते बीवी को कि क्या हुआ है, उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। वो भी डॉक्टर मुबीन उठ के खिड़की की तरफ गए। देखते हैं कुत्ता मरा पड़ा है। उन्होंने कुत्ते की तरफ देखा और कहा, कुत्ते को क्या हुआ? डॉक्टर ज़ीनत कुछ भी ना बोल सकी। वो भागते हुए नीचे गए। क्या देखते हैं, कुत्ता मर चुका है। इस अंदाज में मर चुका है जैसे इस कुत्ते को किसी ने खाया हो, और अभी अभी उसके जिस्म से खून भी निकल रहा था, लेकिन खाने वाला शायद उसको मुकम्मल नहीं खा सका था। कुछ ही जिस्म का हिस्सा खाया था कि भाग गया था। डॉक्टर मुबीन सर पकड़कर बैठ गए। लेकिन सुबह उनकी किस्मत अच्छी, जिनके जिम्मे लगाया हुआ था, उन्होंने बताया कि हमारे एक जानने वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, बहुत नेक हैं, वो दूसरे शहर गए हुए हैं, वो आ गए हैं। आपने जिम्मे लगाया था कि आपके घर के अंदर कोई मामलात हैं, अगर आप चाहें तो आज आप आ जाइए, आपकी उनसे मुलाकात करा देते हैं। डॉक्टर मुबीन फौरी तौर पे उनके घर पहुंचे। उस नूरानी चेहरे को देखते ही उन्हें लगा कि ये वही हस्ती है जिसका मुझे इंतजार था। डॉक्टर था, पढ़ा लिखा था, जानते थे, और बैठ गए कि मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे अपना डर नहीं है, मुझे अपने बच्चों की फिक्र है, मेरे घर के अंदर इतने मामलात हो चुके हैं। उन्होंने दिलासा दिया और कहा, परेशान मत होइए, मुझे बताइए मामला क्या है। डॉक्टर मुबीन ने एक के बाद एक वाकयात बताने शुरू कर दिए। जब सारे वाकयात बता चुके तो वो बोले, ठीक है, आज रात हमें दे दीजिए, कल हम आपके घर आएंगे और आपके घर में ही डेरा डाल लेंगे। जब तक मसला हल नहीं होगा हम वहीं रहेंगे। आज हमें पढ़ने दीजिए। डॉक्टर मुबीन कल का उनको कह के आगे कि मैं कल आपको लेने आ जाऊंगा। अगले दिन वो पहुंच गए, उनको लेने के लिए गाड़ी में बिठाया और वो अपना थोड़ा सा सामान, कपड़े वगैरह लेकर उनके घर आ गए। घर में जैसे ही गेट के अंदर गाड़ी दाखिल हुई तो एकदम से उनके मुंह से पहला जुमला निकला, आपके घर में ये बदबू कैसी है? सड़े हुए गोश्त की बदबू। इसका मतलब है मेरा अंदाजा ठीक है, मेरा इल्म ठीक है, मजीद मैं पढ़ाई यहीं पे बैठ के करूंगा तो समझ जाऊंगा, अल्लाह खैर करेगा। उनके लिए कमरा साफ कर दिया गया कि वहीं पे उनकी रिहाइश होगी। 2 रातें तो वो वहीं उसी घर में रहे और मुसलसल क्या पढ़ते रहे किसी को नहीं पता। दिन को वो बाहर चक्कर लगाते, रात को वो कमरे में ही होते। अगले सुबह उठते ही उन्होंने कहा, बच्चों को अपने कमरे में लिटा दीजिए, और मैंने आपसे जैसे पहले दिन कह दिया था, आपने मुलाजमों को किसी को ये नहीं बताना कि मैं इस घर में हूं, किसी को भी मेरे वजूद का पता ना चले। अगर कोई पूछे तो यही कहना है मिलने आते हैं और चले जाते हैं। वो ऐसे ही करते थे
सबको यही शो कराते थे कि मिलने के लिए आए हैं, चले गए हैं। उन्होंने कहा आपने किसी को मेरा बताया तो नहीं? डॉक्टर मुबीन ने कहा नहीं, किसी को भी नहीं बताया आपका। वो बोले आज मैं सबके सामने वापस जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। आप ही मुझे गाड़ी में लेकर जाएंगे सबके सामने कह के कि छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा और बच्चों के कमरों में आज मैं सोऊंगा। आप जानते हैं आज रात कौन सी रात है? आज वो एक खास रात है जिस पे वो जो भी है, जिसकी बदबू को मैंने सूंघ लिया है, उसने बच्चों पे हमला करना है। परेशान मत होइए, घबराइए मत, आप भी जागते रहिएगा। मुझे पता है आप माँ बाप हैं, डर जाएंगे, लेकिन बेफिक्र रहिए, आज एंड होगा। बच्चों को उनके कमरे में सुला दिया गया, लेकिन उससे पहले ही उस कमरे के अंदर क्या पढ़ाई की गई, क्या दायरा कड़ा किया गया, वो कोई नहीं जानता था, उन बुजुर्ग हस्ती ने कर दिया। डॉक्टर मुबीन और डॉक्टर ज़ीनत अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। डॉक्टर मुबीन और डॉक्टर ज़ीनत बैठी हुई थी कि बच्चों के ऊपर आज हमला होगा। ये तो सुन के ही उनकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन उस हस्ती पे भी उनको पूरा यकीन था, लेकिन माँ बाप तो थे। बच्चे बेचारे थोड़ी देर तक सो गए। वो बदबूदार जिस्म आज अपनी उस प्यास को बुझाने आया था जो उन बच्चों के खून से उसकी ना सिर्फ प्यास बुझती, बल्कि उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती शायद 1 साल तक उसे किसी इंसानी गोश्त और इंसानी खून की तलब न रहती। आज उसे अपनी वो प्यास बुझानी थी, क्योंकि आज एक ख़ास रात थी, क्योंकि आज की रात चांद गिरहन हुआ था। और जब चांद गिरहन होना था तो उसी लम्हे उसे प्यास बुझानी थी, और अगर चांद गिरहन के दौरान उसे अपनी प्यास बुझा ली तो अगला 1 साल 1.5 साल उसे किसी खून किसी गोश्त की तलब ना होती। वो बदबूदार जिस्म बहुत खुश था। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए सामने उस दरवाजे के पहुंच गया जहां पे बच्चे सोए हुए थे। उसने हाथ का इशारा किया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, और जैसे ही दरवाजा खुला उस बदबूदार जिस्म ने जैसे ही कमरे के अंदर पांव रखा तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। ऐसी जोरदार चीख निकली जैसे उसके वजूद पे किसी ने आग लगा दी हो। असल में उसके वजूद पे एक पानी फेंक दिया गया था। वो पानी नहीं था, वो उसके वजूद को एक आग सी लग गई और वो कमरे के अंदर तड़पना शुरू हो गया। वो वजूद, वो गला सड़ा वजूद, वो चीखें मारना शुरू हो गया। और तभी सामने खड़े हुए उसी नेक हस्ती, उसी बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, और वो बदबूदार जिस्म बाहर दरवाजे की तरफ जाता और दरवाजे पे वही बुजुर्ग खड़े होते और पानी का उस पे छींटा मार देते। दीवारों पे, खिड़कियों पे, दरवाजों पे वो पहले ही छींटे मार चुके थे। डॉक्टर मुबीन और डॉक्टर ज़ीनत भी भागते हुए कमरे के बाहर आ गए थे। बच्चे इतनी गहरी नींद सो रहे थे जैसे उनको इन चीखों पुकार का पता ही ना हो। और वहीं पे वो बदबूदार जिस्म बाहर निकलता और वो नेक हस्ती उसे पानी का छींटा मार के रुकने पे मजबूर कर देते और पढ़ते रहे और बा आवाज़ बुलंद बाहर खड़े डॉक्टर मुबीन और डॉक्टर ज़ीनत से कहा, आप भी ये ऊंची ऊंची कलमे को पढ़िए जो पहले ही वो बता चुके थे। डॉक्टर मुबीन और डॉक्टर ज़ीनत भी दरवाजे के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज़ में उस कलमे को पढ़ना शुरू हो गए, और वो उस पर पानी फेंकते रहे यहाँ तक कि वो वजूद ज़मीन पे धड़म से गिर गया, और गिरते ही उसके वजूद से धुआं निकलना शुरू हो गया। उसके वजूद को जो आग लगी थी वो कोई नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पे गिरा उसके वजूद से धुआं निकलना शुरू हो गया, और जैसे ही धुआं निकला वो नेक हस्ती डॉक्टर मुबीन से बोले, आप आ जाइए, अंदर आ जाइए। वो दोनों मियां बीवी अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, ज़मीन पे एक ऊंधे मुंह जिस्म पड़ा हुआ है और उसके जिस्म से धुआं निकल रहा है। और जैसे ही उसके वजूद से धुआं निकलना ख़त्म हुआ, डॉक्टर मुबीन और डॉक्टर ज़ीनत ने क्या देखा, वो उल्टे मुंह पड़ा हुआ वजूद किसी और का नहीं, फातिमा का वजूद था।
फिर भी उनको पूरा यकीन ना आया तो उसने पाँव से डॉक्टर मुबीन ने उसके वजूद को धक्का दिया तो वो वजूद सीधा हुआ तो वो फातिमा का वजूद था और वो चौंक गए। फातिमा? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो नेक हस्ती बोली, नहीं, फातिमा नहीं, वो अभी इसी कमरे में मौजूद है, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है। उसने फातिमा के वजूद को छोड़ दिया है, लेकिन वो बदरूह इसी कमरे में है। कहां है तू? सामने आ, नहीं तो ये पानी मैं फिर से तेरे ऊपर फेंक दूंगा। तूने इस वजूद को तो छोड़ दिया है, लेकिन तू अभी यहीं मौजूद है। सामने आ मेरे। खामोशी रही तो बुजुर्ग ने पानी जो जग में रखा हुआ था फेंकना शुरू कर दिया, और एक जगह पे जैसे ही पानी फेंका, उस पे जैसे ही पानी फेंका गया तो उसका वजूद बिल्कुल नजर आना शुरू हो गया। जैसे किसी पे पानी पड़ता है तो उसका पूरा वजूद नजर आता जाता है, तो उसका पूरा वजूद सामने आ गया। और डॉक्टर मुबीन चौंक पड़े। सामने जिसका वजूद आया था वो कोई और नहीं, वो वही लड़की कोमल थी जो एक दफा उनके अस्पताल में आई थी। और उसने कहा था, क्या आप बदरूह पे, जिन्नात पे यकीन करते हैं? डॉक्टर मुबीन ने कहा था, होते हैं लेकिन आज के दौर में नहीं। वही खड़ी थी और एकदम से वो चौंक पड़े और बोले, ये तो वही लड़की है, शायद इसका नाम, मुझे नाम याद नहीं। तो एकदम से वो नेक हस्ती बोली, कोमल, यही नाम बताया था ना इसने? हाँ हाँ, कोमल, ये बदरूह है, कोमल। इसने आपको आधी कहानी सच्ची सुनाई है, आधी झूठी सुनाई है। ये एक बुरी बदरूह है। इसका जो शौहर था वो जिन्नात में से था, और ये जिन्नात में से एक ऐसी बुरी बदरूह है जो कबीले से निकाल दी गई है, भटकती फिर रही थी और अपनी ये प्यास बुझाने के लिए बहुत कुछ करती थी। आपको शायद पता नहीं, आपकी नौकरानी फातिमा कब की मर चुकी है। जिस दिन ये आपके पास अस्पताल आई थी, ये कोमल, उस दिन, उस शाम को असल में ये आपको कहने आई थी, क्योंकि ये आपकी मुलाजमा फातिमा के वजूद पे कब्जा कर चुकी थी, क्योंकि उसी दिन सुबह फातिमा मर गई थी। उसका कोई था ही नहीं, आपको पता ही नहीं चल सका, वो मर गई और इसने उसके मुर्दा वजूद पे कब्जा कर लिया था इस बदरूह ने। और उसके बाद फातिमा बन के ये यहां आ गई। वो जो आपको बदबू आती थी वो उस फातिमा के गलने सड़ने की बू थी, क्योंकि फातिमा बेचारी तो मर चुकी थी, एक नेक औरत। उसका वजूद गलना सड़ना शुरू होता तो उसके वजूद के अंदर कब्जा किए हुए ये बदरूह खून पीती, गोश्त खाती, तो उसके जिस्म से बदबू आनी बंद हो जाती। और अब जब मैंने अमल करके इसको बाहर निकाला है तो ये यहीं छुपी खड़ी है। आप लोग हैरान होंगे मुझे ये सब कैसे पता चला। आप लोग जब नीचे थे और मैं इसके अंदर आने का इंतजार कर रहा था, जब मैं आपके घर के अंदर आया था तो फातिमा को उसी वक्त मैंने देख लिया था। ये तो मुर्दा वजूद है, लेकिन कहानी कुछ अधूरी थी। और जैसे ही ये कमरे के अंदर दाखिल हुई, मैंने इस पे पानी का जग फेंका, पानी फेंका तो ये चीखना शुरू हो गई, ये बाहर भागना चाहती थी। बच्चों को मैंने अपने अमल से सुला दिया था, वो डर जाएंगे। तो तभी मैंने इससे कहा, बोल, क्यों तूने इसके वजूद पे कब्जा कर रखा है? क्योंकि आते ही मैं जान गया था ये वजूद तो मुर्दा है। कौन है तू और अपने बारे में बता। फिर इसने मुझे सब कुछ बता दिया। जब तक आप ऊपर पहुंचे हैं तब तक मैं इसे मारने के लिए तैयार हो गया था, और उससे पहले वो मुझे सब कुछ बता चुका था। अब भी ये सामने खड़ी है बदरूह। पहचान लिया ना डॉक्टर साहब आपने इसको? ये वही कोमल है। अब आप लोग बच्चों को उठाइए और बाहर ले जाइए, क्योंकि इस बदरूह को ठिकाने लगाना जरूरी है, वरना आज ये बच्चों का खून पी के 1 साल तो खामोश रहती, उसके बाद फिर किसी और का खून पीती। अब इसको लेकर बाहर जाइए। बच्चों को लेकर डॉक्टर मुबीन और डॉक्टर जीनत बाहर चले गए, और वहां पे अंदर एक चीखो पुकार की आवाज आती रही, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आवाजें आती रहीं, लेकिन क्या होता रहा ये डॉक्टर मुबीन ना देख सके। थोड़ी देर के बाद वो पसीने पसीने होकर बाहर आए और कहा, मैंने उसे खत्म कर दिया है।
हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो एक झूठी बदरू हो गई थी। डॉक्टर साहब, ये उसने खुद मुझे सारी कहानी बताई है, क्या ये कोमल आपके पास आई थी? उन्होंने कहा हाँ, ये मेरे पास आई थी। और डॉक्टर साहब ने पूरी कहानी सुना दी बीवी के सामने, इसने ये मुझे सारी कहानी सुनाई थी। तो डॉक्टर साहब, बाकी अधूरी कहानी उसने सुनाई है। वो जब आपके अस्पताल आई थी तो उसी से पहले आपकी खादमा फातिमा के वजूद पे कब्जा करके आई थी, तभी आपसे पूछने आई थी आपको बदरू पे यकीन है? क्योंकि बच्चों को पीने के बाद, बच्चों को खाने के बाद, इनका खून पीने के बाद ये आपका खून पीती, इसलिए ये मजा लेने के लिए आपके पास आई थी कि डॉक्टर है ना, पढ़े लिखे हैं, आप यकीन करते हैं। और आपके बाद ये आपकी बीवी का खून पीती और फिर ये इस फातिमा का वजूद छोड़ देती। बहरहाल बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आप डॉक्टर हैं, आप पता नहीं यकीन करें या ना करें, लेकिन बस इतना सोचिए, अब ये बदरू जा चुकी है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी कत्ल हुए हैं, जितने भी लोग मरे हैं, उनने एक एक बात बुजुर्ग ने बता दी कि इस बदरू ने मारे थे। अब इस घर में मेरी ज़रूरत नहीं है, मैंने दायरा कड़ा पहले भी कर दिया था। ये पानी मज़ीद आपको दम किया हुआ दे के जा रहा हूँ, पिएगा, बच्चों को भी पिलाइएगा, ख़ुद भी पीजिएगा, मुलाजमों को भी पिलाइएगा और पूरे घर में छिड़क भी दीजिएगा। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने इजाज़त ली, डॉक्टर मुबीन उनको छोड़ आए। लेकिन उस घर के अंदर उनकी इतनी यादें, तल्ख यादें हो गई थी, उन्होंने उस घर को ही बेच दिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गए। और कुछ अरसे के बाद वो गांव ही मुस्तकिल मियाँ बीवी शिफ्ट हो गए थे। गांव नहीं, एक छोटा सा शहर था, लेकिन जब इंसान के साथ ऐसा खौफनाक भयानक वाकया पेश आया होता है तो उसे खुद यकीन नहीं आता, लेकिन आपको यकीन करना पड़ता है। और फिर जब आप दोस्तों की महफिल में बैठते हैं तो आपके दिल के अंदर एक भड़ास होती है और भड़ास निकालने के लिए वो आप सारा वाकया निकाल देते हैं, जो डॉक्टर मुबीन ने भी सारा वाकया निकाल दिया था। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।